आज से तुम लोग का क्लास 10th का मैथ शुरू हो रहा है। और चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वेरी गुड। क्या है वास्तविक संख्या? एक साथ बोलो सब। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वेरी गुड। तो अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहले मालूम होगा, तभी हम लोग जान पाएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या है? उसे वेरी गुड। परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है, जिसमें q क्या होना चाहिए? 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जब कोई संख्या p/q के रूप में होगा, जहां पे q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है 1/2, 5/7। क्या 0 परिमेय संख्या होता है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? कैसे है? क्योंकि 0 खुद अगर सिर्फ 0 लिखा रहेगा, उसके बट्टा में 1 छिपा हुआ है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे ये p/q के रूप में हो जा रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पर q का मान 1 है, 0 नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो सकता है। अगर कोई कहे क्या 1/0 परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे q का वैल्यू क्या है? 0। तो जहाँ पे q का वैल्यू 0 रहेगा वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं। क्या होता है अपरिमेय संख्या? वेरी गुड। जो p/q के रूप में नहीं हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जान चुके हैं। उसके अलावा जब हमको अपरिमेय और परिमेय पता हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन अब हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्या होता है वास्तविक संख्या का डिफिनेशन? हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को वास्तविक संख्या में बेसिकली परिमेय और अपरिमेय दोनों को पढ़ना है, दोनों को जानना है, दोनों को समझना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम होता क्या है? एक तरह से अगर हम लोग समझे, एल्गोरिथम का दूसरा भाषा में मतलब होगा नियम। एक विशेष प्रकार का नियम या विशेष प्रकार का तरीका जो हमको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर जो क्यूब वगैरह यूज करता है, क्यूब बनाना जानता है, हम लोग जानता है कि क्यूब में नियम होता है ना। फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के लिए, सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए, थर्ड लेयर, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका एल्गोरिथम होता है ना। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए उसका एल्गोरिथम होता है, सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का नियम जो किसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल नहीं हो सकता है। अधिकांश प्रॉब्लम जो मैथ में मिलता है हमको, उसका सिंपल सॉल्यूशन, जैसे कि अगर मान लो हमको कोई मैथ का क्वेश्चन मिलता है जिसका हम लोग का सॉल्यूशन निकालना हो, ठीक है, तो हमको पहले उसका क्या मालूम होना चाहिए? फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मालूम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन हो सके। सॉल्यूशन होगा तो जाकर के उसका आंसर हमको पता चलता है। तो वही एल्गोरिथम होता है, विशेष प्रकार का नियम जो हमको किसी प्रकार के प्रॉब्लम को
सॉल्व करने में मदद करे, ठीक है, वही एल्गोरिथम। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका क्या होता है? अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थ्योरी, अगर कोई थ्योरी को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, किसी प्रकार के क्वेश्चन बोल रहे, थ्योरी को अगर हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत सारे थ्योरी होता है मैथ में या साइंस में, बहुत सारे जगह पे हम लोग थ्योरी देखने को मिलता है। तो थ्योरी को जब हम लोग प्रूव करते हैं तो उस प्रूवन थ्योरी के हेल्प से किसी दूसरे थ्योरी को जब हम लोग सिद्ध करते हैं या प्रूव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लेमा या प्रमेयिका। किसी भी प्रमेय को अगर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उस सिद्ध किए हुए प्रमेय के मदद से दूसरे प्रमेय को अगर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रमेयिका, ठीक है। सिद्ध किए हुए प्रमेय के मदद से दूसरे किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, वही क्या कहता है? प्रमेय, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? भाजकत्व, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग पहले बच्चे क्लास में हम लोग पढ़े हैं भाग पढ़े हुए हैं, इसको डिवीजन कहा जाता है। तो भाग में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका डिविजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए जैसे कि 3/9, तो क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल है? तो अगर 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 9। 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 9। यानी कि अगर डिवाइड करेंगे तो हमको इसका आंसर क्या मिलेगा? 1/3। तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका डिविजिबिलिटी है। इसका डिविजिबिलिटी कौन था? 3 था, ठीक है। अगर हम लोग को बोला जाए इसको डिवाइड करने के लिए, क्या ये डिविजिबल है? नहीं। इसका डिविजिबिलिटी होगा? नहीं। तो अगर पूछे कोई कि अगर इस प्रकार का कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो इसका अगर डिविजिबिलिटी पूछा जाए, भाजकत्व पूछा जाए, इसका भाजकत्व क्या हो जाएगा? ठीक है। यूक्लिड का प्रमेयकरण तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे। 9th क्लास में है यूक्लिड का प्रमेय, है ना, 6th चैप्टर में था। तो 6th चैप्टर में तुम लोग को बहुत ही बेसिक तुम लोग को दिया गया था यूक्लिड का प्रमेय। क्या था यूक्लिड का प्रमेय, याद है? तो यूक्लिड का भाग लेमा बेसिकली है क्या? भाज्य बराबर भाजक हाँ, वेरी गुड। तो यूक्लिड का भाग लेमा जो है, यानी कि भाग थ्योरम जो है या भाग प्रमेयिका जो है, वो बेसिकली है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहाँ पे जो 0 होगा वो किसके बराबर या किससे छोटा होगा? शेषफल से। और शेषफल किससे छोटा होगा? भाजक से। इसमें एक नियम है, जहाँ पे 0 जो होगा वो या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा किससे? शेषफल से, यानी कि से, ठीक है। तो 0 या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा किससे? आर से, यानी कि शेषफल से। और शेषफल किससे छोटा होगा? भाजक से, यानी कि b से। अगर इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि भाजक शेषफल। और शेषफल जो होगा वो किससे छोटा होगा? भाजक से, ठीक है। तो यही क्या है, किसका रूल है? यूक्लिड का भाग थ्योरम, यानी कि भाग प्रमेयिका है। तो हम लोग अब यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF निकालने के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिथम अभी हम लोग जाने हैं कि क्या है, A इज इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर। कॉमन यूक्लिड एल्गोरिथम हम लोग अभी जाने हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो जो है या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा किससे, होगा यानी कि आर से, और आर जो होगा वो छोटा होगा किससे, बी से यानी कि खाली ठीक है बी से, यानी कि भाजक से छोटा होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर हमको इसका एचसीएफ निकाला, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सादे प्रश्न में या फिर एक एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन दिया, बोलो क्वेश्चन को। 15,365 और 3,000 और नहीं दिया नहीं है कुछ ये दादी बोलती है ना इन दोनों को हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है किसके अनुसार, यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार। तो हमको सबसे पहले इसके बेस पे हम लोग बनाएंगे, जहां पर हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रहेगा। तो हमारा a यहाँ पे कौन बनेगा, जो 15 बड़ा वाला नंबर, यानी कि हम लोग लिखेंगे 15,365 किसके जगह पे, ए के जगह पे, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 3,045 ठीक है 3,045 हम लोग लिखेंगे बी के जगह पे। तो हम लोग इसको किस चीज से गुना करेंगे और उसमें क्या शेषफल बचेगा हम लोग को, अब यहाँ पर Q और R हम लोग को चाहिए, ठीक है Q और R चाहिए। उसके बाद में जो आंसर आएगा, ठीक है इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन में जो शेषफल आएगा वो फिर से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है जो शेषफल आएगा वो क्या बन जाएगा, भाजक, शेषफल ही बी बनेगा ना। और ये वाला जो है यानी कि बी जो है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी कि भाज्य। ये तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल में यानी कि r इज इक्वल टू 0 ना आ जाए। क्या कर रही हो तुम, किससे किसको भाग कर रही है, ठीक। तो 5 बार भाग करने पे क्या मिला तुमको, शेषफल मिला तुमको 140, करो हाँ क्यों तुम्हारा 5 आया, और शेषफल यानी कि r तुम्हारा रिमाइंडर क्या रह गया 140, ठीक है। तो शेषफल में 0 आया है नहीं, तो इसको हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, चलो करो। ये यहाँ पे आ जाएगा बी के जगह पे, तो जो शेषफल है वो हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया। अब इसको करो आगे, वहां पे भाजक तुम्हारा है 21, है भागफल जोड़ शेष होगा यहाँ पे प्लस 105, क्या शेषफल में 0 आया नहीं, तो फिर से रिपीट करो, यानी कि 140 को अब क्या बना दिया हम लोग, भाग गया, यानी कि भाजक क्या बन गया 105 बना। अब उसको कंटिन्यू करो, अभी भी नहीं शेषफल में 0 आया। अब इसको फिर से कंटिन्यू करो,
ठीक है। तो 35 को 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 105 आ जा रहा है, और हम लोग को शेषफल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा यूक्लिड के अनुसार हमारा HCF कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको।